एपिसोड 11। कीमती चीज मेरे पास होंगी और मैं इसे नहीं दूंगा। बॉस, वो सामने एक कार। बानी ने आरव को अपनी उंगली से आगे देखने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तभी आरव की तरफ सामने पड़ी और उसकी दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। आरव एटीट्यूड में कार से बाहर आ जाता है, तभी सामने खड़ी हुई कार का दरवाजा खुला और उसके अंदर से आरव की उम्र के आसपास का लड़का देखने में स्मार्ट और हैंडसम था, जिसे देखकर बानी के मन में लड्डू फूट गया, क्योंकि उसे आरव और कबीर के बाद वो हैंडसम लग रहा था जिसे वो अब कार से बाहर आकर खड़ी देख रही थी। आरव के पास वो लड़का बहुत एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है और आरव को देखकर बोलता है, मिस्टर आरव खुराना, ये ही नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सांझ कपूर है। सो व्हाट सांझ कपूर, तुमको कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आरव ने गुस्से में कहा। अब आगे तो अपनी शक्ल के और अपनी कार साथ मेरे रास्ते से हटो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बीच सड़क पर तुम्हारा इंट्रो सुनो। कहते हुए आरव अपनी कार की तरफ जाने लगा था कि तभी पीछे से सांझ ने कहा, मिस्टर आरव खुराना, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। ओह, तो तुम मुझे रोक सकते हो। आरव खुराना को जानते नहीं हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? आरव ने पलटकर उसकी तरफ देखकर कहा, अरे यहाँ हो क्या रहा है? हटो उससे, मुझे क्या ही लेना देना है। ये कितना हैंडसम है। काश अभी मैं लड़की बनी होती तो इसकी नज़र मुझ पर पड़ ही जाती। हद है, मेरी किस्मत खराब है। बानी अपने मन में सांझ की तरफ देखकर बोली, जो उसे इस वक्त आरव से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अभी आरव और सांझ में क्या चल रहा है उसे इसकी परवाह नहीं थी। देखो, मुझे तुमसे बस ये कहना है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा, सांझ ने गुस्से में कहा। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता हूँ। वो क्या है ना डियर मिस्टर वॉट एवर, आई एम सांझ कपूर, सांझ ने बीच में टोक कर कहा। जो भी नाम है तुम्हारा, तो मेरी बात अच्छे से समझ लो। आरव खुराना जहाँ खड़ा होता है, रास्ता खुद भी खुद बन जाता है। आरव ने अपनी अक्कड़ के साथ कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी और तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड है। देखो, वो जमीन पहले मैंने देखी थी और तुम उस जमीन को नहीं ले सकते हो, सांझ ने गुस्से में उसे बताते हुए कहा कि आरव बस उससे जमीन छीन रहा है। आरव एविल सी स्माइल करते हुए उसे देखकर बोलता है, ओह, तो वो तुम थे। देखो, पहली बात यह है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिर कौन है और तुमने उस जमीन को पहले देखा था, समझे? और दूसरी बात यह है कि तुम फिलहाल मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जमीन अब मेरी हो चुकी है, तो अब मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी पसंद है। इतना कहकर आरव कार में आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर बानी जल्दी से कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार को लेकर चली गई थी। सांझ आरव की कार को जाते हुए देखकर गुस्से में कहता है, इस आदमी ने मुझसे वो जमीन ली है ना? देखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी कीमती चीज मेरे पास होंगी और मैं इसे नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय बानी कार को खुराना मैंशन में पार्क कर देती है, क्योंकि आज उसकी जल्दी छुट्टी हो गई और वो अब बिल्कुल फ्री थी। तभी उसे निधि कॉल करती है कि क्या वो उसके साथ एक एंगेजमेंट पार्टी में चल सकती है। बानी हाँ बोल देती है और जल्दी से एक स्कूटर से अपार्टमेंट पहुंच जाती है, जहां पर निधि पहले से ही थी। निधि बानी को अपनी एक अच्छी सी ड्रेस देती है, जो वाइट कलर का एक शरारा सूट था, जिसमें बानी ने अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था, जिससे बानी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बानी मिरर में अपने आप को देखकर शरारा सूट पहने हुए गोल गोल घुमाती है और फिर खुश हो रही थी अपने आप को देखकर, क्योंकि पूरे दिन भर वो ड्राइवर की एक वाइट कलर की यूनिफॉर्म में लड़का बनकर रहती थी, लेकिन अभी अपने आप को सज धज कर खुश हो रही थी कि वो लड़की बनकर ज्यादा खूबसूरत लगती है। बानी अपने इयररिंग पहनते हुए निधि से कहती है, वैसे तूने बताया नहीं हम किसकी एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं? निधि अपने चेहरे पर थोड़ा टच अप करते हुए बोली, कबीर की। बानी ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी, जिसे देखकर निधि गहरी सांस लेते हुए बोली, बानी याद कर बताया था न, कबीर की पहले से गर्लफ्रेंड है, तो तेरा कोई चांस नहीं है। तो बेटा ऐसे कम शौक मत हो, दे से किसी ने तेरे मुंह से तेरी रोटी छीन ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? वो तो बस मैं थोड़ी सी इसलिए हैरान थी क्योंकि कबीर ने मुझे ये बात नहीं बताई। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे कबीर इतना हैंडसम नहीं लगता है जितना कि वो है। आरव खुराना की बात कर रही है,
निधि बेसवाल करते हुए कहा। टू बी कंटिन्यू, अब आगे। हाँ, वो नीली आंखों वाला एलियन हैंडसम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ है और इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो उस हैंडसम लड़के की बात कर रही थी जिसे मैंने देखा था। ये कहते हुए बानी ने निधि को सांझ के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर निधि मुस्कुरा देती है और फिर एक पिंक कलर की लिपस्टिक बानी के होठों पर अप्लाई करते हुए बोली, बानी, मुझे तेरा समझ में नहीं आता है, तू जिस नए लड़के को देखती है तो इतनी जल्दी कैसे लट्टू हो जाती है। अगर तेरा ऐसा ही चलता रहा तो तू किसी के लिए लॉयल नहीं रह पाएगी, इसलिए बोल रही सुधर जा। कुछ ही देर में बानी और निधि उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर कबीर की एंगेजमेंट पार्टी थी। ये पार्टी एक बड़े से होटल में थी जो काफी बड़ा था, क्योंकि कबीर की गर्लफ्रेंड की फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी और ये होटल उन्हीं का था। पार्टी में आकर बानी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो पार्टी की सजावट को देखकर खुश हो रही थी। वही निधि बानी को कबीर की गर्लफ्रेंड आशी के बारे में बता रही थी कि आशी कबीर से बहुत प्यार करती है और जल्द ही कबीर से शादी करना चाहती है, तभी तो जल्द ही उससे एंगेजमेंट कर रही है। और कबीर ने बस अपना बिजनेस अभी शुरू किया है और वो जल्द ही अपने बिजनेस को अच्छे से सेटल करना चाहता है ताकि वो आशी की फैमिली को ये बता सके कि वो आशी को कोई कमी है आने देगा। वही सारी बातें सुनकर बानी कहती है, यार सभी के साथ अच्छा अच्छा होता है लेकिन मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। न तो मुझे कोई हैंडसम और पैसे वाला लड़का मिलता है और न ही मैं अमीर बन पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है ताकि मैं अपना गांव जाकर अपनी सौतेली माँ के सामने उसे अपनी अमीरी दिखा सकूं। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। वही बानी की बात सुनकर निधि कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि जानती थी कि बानी का बस एक ही सपना है, अमीर बनने का। वही तभी कबीर उन दोनों के पास आता है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड आशी को लेकर। कबीर आशी से बानी और निधि का इंट्रो करवाता है और वही आशी भी बानी और निधि से मिलती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो उनसे मिलकर ज्यादा खुश नहीं है और ये बात बानी और निधि भी समझ जाती है। आशी तभी कबीर को लेकर अपने दोस्तों के पास ले जाती है और कबीर को अपने दोस्तों से मिलाने लगी और काफी खुश दिख रही थी। वही बानी आशी को देखकर निधि से धीरे से कहती है, देखने में खूबसूरत लगती है और थोड़ी सी क्यूट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की कुछ घमंडी नहीं है। यार ये सारे पैसे वाले अमीर घमंडी क्यों होते हैं? अगर मैं अमीर बन गई ना तो सच्ची मैं तो कभी भी घमंड नहीं करूंगी। वही निधि उसकी बात सुनकर बोली, बानी छोड़ न, हमें क्या लेना, हम बस यहाँ पर कबीर के लिए आए हैं क्योंकि कबीर ने हमें बुलाया है। वही अब कबीर और आशी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं और सभी उन दोनों के लिए खुश होते हुए क्लैपिंग करते हैं। वही कबीर बानी और निधि के पास आता है और दोनों को डांस फ्लोर पर अपने साथ लेकर आता है और डांस करने के लिए कहता है और खुद भी डांस करने लगता है। तभी आशी भी आ जाती है और उनके साथ मिलकर डांस करने लगी, जिसे देखकर निधि नम आंखों से आशी और कबीर को देखती है जो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। निधि की आंखों में कुछ तो था कबीर के लिए जो आज तक कोई समझ नहीं पाया था। कबीर भी नहीं, जो सिर्फ उसे दोस्त समझता था, लेकिन निधि ने शायद कबीर को कुछ दोस्त से ज्यादा ही समझ लिया था, जिससे उसका दिल टूट चुका था। निधि बानी को वही डांस फ्लोर पर अकेले छोड़कर साइड में खड़ी हो जाती है और अपने दिल को समझाकर कबीर और आशी को देख स्माइल करने लगी। और वही दुनिया जाए भाड़ में बानी को कोई मतलब नहीं था, वो मजे से डांस कर रही थी। तभी गाना बजने लगा और वो डांस करने लगी, जिससे सभी की नज़र आशी और कबीर से हटकर बानी के ऊपर आ गई। हो आवी गई रात, मन फूलो बाटी बाय प्रेम निया मौसम 6, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेम निया मौसम 6 दो मिल जाए अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां, चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा, रंग भेरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा, रंग भेरू जुवे तारी बात रे। छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात, सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात, सारी सारी रात मिल जाए अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां, चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा। बानी मजे से झूमकर डांस कर रही थी और डांस करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
सभी बानी के डांस को देख रहे थे तो वही एक शख्स की नज़र सिर्फ बानी के खूबसूरत चेहरे पर जम गई थी, जो बस प्यार वाली निगाहों से देख रहा था, जिससे बानी अनजान थी। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। डांस करने के बाद बानी थक गई थी और वही निधि उसे देख कर कहती है, कुछ भी हो लेकिन मेरी दोस्त डांस अच्छा करती हूँ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बानी ने इतराते हुए कहा। बस बस अब खुद ही अपने आप में पर लगा कर जायदा न उड़, निधि ने उसे कहा। जिससे बानी उसे देखकर कहती है, अगर सच में मेरे पर लगे होते तो मैं यहाँ तेरे साथ किसी और की एंगेजमेंट पार्टी में नहीं, आसमान में किसी शहजादे के साथ होती। हाय, और मैं सच की शहजादी या परी नहीं, अमीर बन जाती है न। बानी अपना चेहरा ऊपर की तरफ देखने ही लगी थी। शायद इस वक्त बानी आसमान में अमीर बन चुकी थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे देखकर बानी का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि फोन पर एलियन टैग वाला इमोजी अन्य देशीय राक्षस अन्य देशीय से सेव उसके बॉस आरव खुराना का फोन आ रहा था। इसे चैन नहीं है, इस वक्त भी मुझे कॉल कर रहा है। यार ये बंदा। आगे कुछ बोल पाती तभी निधि उसके मुंह पर हाथ रख कर कहती है, बानी चुप रह, कैसी बात कर रही है, फोन पिक कर। बानी उसे अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोली, हाथ हटेंगी तभी तो पिक करूंगी। वही बानी का इशारा समझकर निधि अपना हाथ हटा देती है और उसे साइड में जाकर बात करने के लिए कहती है और खुद वही पार्टी में उसका वेट करती है। वही एक शख्स की नज़र इस पार्टी में सिर्फ बानी पर ठहर सी गई थी और वो खुद ही मैं मुस्कुरा रहा था कि तभी आशी उसके पास आकर उसे हंसते हुए देखकर कहती है, ब्रो क्या हुआ, आप कब से मुस्कुरा रहे हो? आई मीन मिस्टर सांज कपूर, हॉट और हैंडसम बॉय, जिसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आज वो एक लड़की को कब से देख रहा है, लेकिन सामने जाकर उससे बात नहीं कर पा रहा है। सांज कपूर आशी का बड़ा भाई था और काफी हैंडसम और रिच होने के साथ बिजनेसमैन था। आशी ने सांज को बानी की तरफ देखते हुए लिया था और वो बानी की ही बात उससे कर रही थी। आशी की बात सुनकर सांज आशी से कहता है, आशी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आगे कुछ बोल पाता तभी देखता है कि बानी निधि के पास आती है और उसे कुछ बोलकर हड़बड़ती हुई पार्टी से जाने लगती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर सांज बानी से अपनी आधी बात को पूरी किए बिना बानी के पीछे निकल जाता है और वही आशी सांज को रोक पाती तभी उसकी नज़र निधि पर गई, जो कबीर से कुछ बात कर रही थी और निधि को कबीर के साथ देखकर आशी जेलस हो रही थी। पता नहीं पर क्यों मुझे कबीर की ये दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कबीर भी इस लड़की से बात क्यों करता है। ओह ओह उफ, अब मुझे भी कबीर के सामने इस लड़की से अच्छे से बात करनी होगी। गहरी सांस लेते हुए ये बोलकर निधि चेहरे पर मुस्कान बनाकर कबीर और निधि के पास चली गई। वही दूसरी तरफ बानी पार्टी से बाहर आ गई थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, हे एक्सक्यूज मी। बानी बहुत ज्यादा जल्दी में थी लेकिन आवाज सुनकर पीछे पलट जाती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर सांज को देखती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। सांज को देखकर उसके आसपास बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ने लगी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सांज वही था जिसे उसने आज देखा था, जो बानी को बहुत ज्यादा हैंडसम लगा था और फिर से सांज उसे मिल गया था। क्या ये उसके लिए कोई इशारा था? इस वक्त बानी खो चुकी थी कि तभी सांज उसके थोड़े पास आकर खड़ा हुआ और उसे होश में लाते हुए कहता है, मेरा नाम सांज कपूर है। जिस लड़की की आज एंगेजमेंट हुई है आशी, मैं उसका भाई हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत डांस करती हो। बानी ये सुनकर शर्मा रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और फोन को देखकर बानी सांज से बिना कुछ कहे वहां से तेजी से भाग जाती है, जिसे भागते हुए देखकर सांज शॉक्ड हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बानी ने ऐसा क्यों किया। मतलब पहली बार सांज किसी लड़की से खुद बात कर रहा था और उसने किसी की तारीफ भी करी और वो लड़की बिना कुछ कहे चली गई, नहीं भाग गई। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो हंसे या फिर अपने आप में कोई कमी निकाले। क्या वो बानी को पसंद नहीं आया? वही दूसरी तरफ वही बानी जिसने अपनी ड्राइवर यूनिफॉर्म पहन ली थी और लड़के के अंदाज में बनी बनकर अब अपनी टोपी को सही करते हुए क्लब के अंदर सभी लोगों के बीच में डांस करते हुए बचकर आराम से आ रही थी और इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र आरव पर जाती है।
जो क्लब में बैठकर आरव एक के बाद ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहा था और बार बार किसी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। शराब के नशे में धूत होते हुए बोला, ये बनी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? ये मेरा ड्राइवर है, मैं बॉस हूँ, और ये मेरी बात सुनकर अभी भी नहीं आया। इसे मैं जॉब से निकाल दूंगा। फायर ब्लडी। आरव अब बनी को बुरा भला कहने लगा। वही बानी आरव के पास आ गई थी और उसकी बात सुन ली थी कि वो उसे बुरा भला कह रहा था, जिसे सुनकर बानी का मन कर रहा था कि वही को कांच की बोतल रखी हुई है वो उठाकर अपने हाथ से वो आरव के सर पे जोर से मारे। एक दिन रात के समय उसने उसे यहाँ पर उसे पिक करने के लिए बुलाया और आरव उसे ही बुरा भला बोल रहा है भगवान, आज कुछ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा था, मैं एंजॉय कर रही थी और खुश थी, लेकिन नहीं, इस आरव खुराना को देखा नहीं जाता है कि मैं खुश रहूं। पार्टी के बीच से मुझे बुला लिया और अभी यहाँ बैठकर बेवड़े की तरह ड्रिंक कर रहा है। बानी ने चिढ़ते हुए कहा और फिर आरव के पास आकर बोली, बॉस चलिए। कार के पास बानी बहुत मुश्किल से उसे अपने कंधे के सहारे लेकर आती है और उसे कार की सीट पर बिठाकर जोर जोर से सांस लेती है, क्योंकि आरव का वेट उसके ऊपर था। कितना भारी और पत्थर की तरह इंसान को वो कैसे क्लब से अकेली बाहर लाई थी वही जानती है। अब बानी खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और अपनी सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट कर देती है। वही आरव पीछे नशे में बैठा हुआ था और वो अब अपने आप को कार में देखकर आगे सीट पर बैठी हुई बानी को घूर कर देखता है, लेकिन फिर एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती है। वही कुछ ही देर में बानी आरव को लेकर खुराना मैंशन पहुंचती है। घर के कुछ सर्वेंट की हेल्प से इस बार बानी आरव को उसके रूम तक ले जाती है, क्योंकि आरव नशे में चूर था, उसे कोई होश नहीं था। सर्वेंट और बानी आरव को बेड पे लिटा देते हैं। सर्वेंट चले गए थे और वही बानी उसे घूरते हुए बोली, इस इंसान को कौन बोल सकता है कि ये रोज रात को किसी बेवड़े से कम नहीं लगता है। हद है, दिन में ये इंसान गुस्से में और एटीट्यूड में अपने अमीरीपन में रहता है, और रात को गली में पड़े हुए शराबी बेवड़े से कम नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा पी लेता है, जब इसकी बस की नहीं है। इससे अच्छी तो मैं हूँ जो 2 बोतल भी आराम से पी लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है मेरे में कैपेसिटी ज्यादा है। खैर छोड़ो, इसका रोज का हो गया है, लेकिन पता नहीं अब मैं वो लड़का क्या मुझे फिर से मिल सकता है। उसने मेरी तारीफ करी थी, ये कहकर थोड़ी सी शर्मा रही थी कि तभी आरव नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिससे बानी उसे देखने लगी और फिर वहां से जाने ही लगी थी कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और बानी बिना अपने आप को संभाले बिना आरव के ऊपर गिर गई और उसके आरव के से टकरा गए, जिसे देखकर बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आरव की बंद आंखें खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। करने के बाद आरव बानी के ऊपर से हट एकदम से साइड में पेट के बल लेट कर सो गया था। वही बानी इस वक्त बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक जिंदा लाश हो, क्योंकि आरव की किस करने से बानी पूरी तरह से शॉक में थी, जो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। एकदम से बानी किसी मुर्दे की तरह सीधा उठकर आरव के मेंशन से बाहर आती है। मेंशन के गेट की तरफ पीछे पलटकर मेंशन को देख तभी बानी बुरी तरह से चीखी, जिसकी आवाज से मेंशन के अंदर सो अभी नशे में आरव अपने कान में नशे में भी पिलो रख देता है। वही बानी जल्दी से अपने को अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करती है और काफी चिढ़ते हुए और गुस्से में कहती है, मैं इस खड़ूस और बदतमीज की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे किस किया। कहते हुए आखिर में बानी जमीन पर बैठकर ऐसे गम में चली गई जैसे आरव ने उसे किस नहीं धोखा दे दिया। अगली सुबह आरव ऑफिस जाने के लिए कार के पास आता है और आकर बानी को कार एक लोकेशन में चलाने के लिए बोल देता है। बानी उसे गुस्से में घूर रही थी। आरव को रात का कुछ याद भी नहीं था, वो रोज की तरह अपने एटीट्यूड में था। आज उसकी एक मीटिंग थी और वो टाइम से पहले जाना चाहता था। वही बानी को कार चलाते हुए आरव की कल रात वाली हरकत याद आ रही थी। मन तो कर रहा है कि इस कार का एक्सीडेंट करके आज इसे जान से मार दूं, लेकिन मैं भी इसी कार में हूं और मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं इस एलियन के चक्कर में अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाऊं। बानी अपने आप में बड़बड़ाने लगी थी और आरव के तरह तरह के नाम लेकर उसे कोस रही थी।
वही आरव का ध्यान अपने फ़ोन पर था जिसमें वो एक मेल चेक कर रहा था, लेकिन बानी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें ड्राइव करते हुए बात करने की परमिशन नहीं है? आरव ने कड़क आवाज में कहा, जिसे सुनकर बानी ने एकदम से ब्रेक लगाकर कार एक झटके में रुक दी, जिससे आरव का सर आगे की सीट पर जाकर लगा। What the hell this? Are you crazy? ये कैसे कार ड्राइव कर रहे हो? आरव ने चिल्ला कर कहा, जिसे सुनकर बानी जल्दी से बोली, सॉरी बॉस, गलती हो गई, आप ठीक है? उसकी सॉरी और फालतू की फिक्र पर कोई इंटरेस्ट न लेते हुए आरव ने कहा, कार स्टार्ट करो, मुझे मेरी मीटिंग में जाना है। बानी कार स्टार्ट करते हुए खुदंग से आरव के लिए बोली, मुझे परमिशन नहीं है, और जो खुद मेरी मर्जी के बिना मुझे किस किया उसका क्या? मुझे अभी भी सोचकर गुस्सा और चीड़ हो रही है, और इसे देखो पीछे, कांड करके ऐसे बैठा हुआ है जैसे इसे कुछ पता न हो। ये कहते हुए बानी रुक जाती है और फिर कार के फ्रंट मिरर पर आरव को देखकर ड्राइव करते हुए बोली, क्या इसे सच में कुछ याद नहीं है कि इसने मुझे किस किया है? अभी देखकर तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्या करूं, कैसे पता करूं? ये सोचते हुए बानी ने हिम्मत करते हुए कार ड्राइव करते हुए बनी की आवाज में बोली, सर कल रात आप क्लब में थे, आपने मुझे कॉल किया था। ये कहकर बानी चुप हो गई। ये सुनकर आरव कुछ सोचकर खामोश रहता है और फिर दांत पीसते हुए बानी को डांट कर बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ड्राइव पर ध्यान दो। वही ये सुनकर बानी चुप हो जाती है और कार ड्राइव करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर आरव को याद है तो आरव उससे माफी मांगे। लेकिन वही आरव खुद परेशान हो रहा था कि आखिर रात को क्या हुआ, क्योंकि जब आरव रात को ड्रिंक करता था उसे ज्यादा बातें याद नहीं रहती थी। लेकिन आरव के दिल में एक अनजाना एहसास हो रहा था, जो क्या था वो समझ पाना आरव के लिए मुश्किल था। वही दूसरी तरफ एक 25 साल की लड़की, जिसके चेहरे पर मेकअप था और वो सुंदर लग रही थी, जिसने वुमन ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो कि शॉर्ट स्कर्ट और उसके ऊपर वाइट कमीज के ऊपर ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। और अभी एक केबिन से बैठकर लैपटॉप पर आरव की बहुत सारी फोटो को एक एक करते हुए अपने लैपटॉप को स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट संजय उसके पास आकर कहता है, मैम मिस्टर आरव खुराना आ चुके हैं। वही ये सुनकर वो लड़की अपने असिस्टेंट संजय को रूम में जाने के लिए हाथों से इशारा करती है। तभी असिस्टेंट के जाने के बाद वो लड़की आरव की फोटो को एक बार अपने लैपटॉप पर देखती है और अपना लैपटॉप पर बंद कर बड़े एटीट्यूड के साथ खुद से कहती है, सो मिस्टर आरव खुराना, हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में किसी लड़की की जगह नहीं है, इसलिए तो पायल तुम्हारे साथ बिजनेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और आज वो कोशिश कामयाब होने वाली है। यूं कहकर पायल के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। टू बी कंटिन्यू, तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में किसी लड़की की जगह नहीं है, इसलिए तो पायल तुम्हारे साथ बिजनेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और आज वो कोशिश कामयाब होने वाली है। यूं कहकर पायल के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। अब आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में बानी कार के बोनट पर टेक कर खड़ी चाय की चुस्कियां ले रही थी, और चुस्कियां लेते हुए आरव के बारे में सोच रही थी। कितना ज्यादा अजीब है यार, जो रात को भर भर कर ऐसे दारू पीकर उल्टी फुल्टी हरकत करता है और फिर उसे सुबह कुछ भी याद नहीं रहता है। क्या ऐसा सच में होता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बानी ने थोड़ा रिएक्ट करते हुए, जिससे चाय के गिलास से चाय थोड़ी कार के बोनट पर गिर गई, जिसे देखकर बानी गहरी सांस लेती है और फिर एक कपड़े से कार में गिरी हुई चाय को साफ करने लगी। तभी कोई पीछे से आकर उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है, जिससे बानी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके पीछे आरव तो नहीं है जिसने उसे बोनट पर चाय गिरते हुए देख लिया हुआ हो। हे भगवान, अब ये खड़ूस बॉस मुझे नहीं छोड़ने वाला, बानी ने अपने मन में डरते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि आरव को अपनी कार या फिर अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा पॉजेसिव है, और अभी कुछ दिन पहले उसने कई नमूने देख लिए थे। इसलिए बानी को भी डर लग रहा था और वो अपनी आंखें कसकर बंद करके पीछे मुड़ कर बनी बनकर बोली, सॉरी बॉस, गलती से। मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। बानी की आधी बात पर ही उस लड़के ने बहुत शांत आवाज में कहा, जिसकी बात और आवाज सुनकर बानी ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि सामने आरव नहीं सांझ था,
जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन धड़क रही थी। हाय, फिर से मुझे ये राजकुमार मिल गया। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अभी मैं बानी नहीं हूँ, बनी हूँ तो कोई चांस नहीं है। बानी, ये तुझे पहचान है सकता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पर जो भी हो, देखने में हीरो लग रहा है, बानी ने अपने मन में खुश होते हुए कहा था कि तभी सांझ ने उसके सामने चुटकी बजाकर उसे होश में लाते हुए कहा, मिस्टर, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। क्यों? क्या आपको मेरी कंप्लेंट करनी है? बानी ने डर से अपनी नज़र को चुराकर कहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सांझ आरव से ये बात न कह दे कि बानी ने उसकी कार पर चाय गिरा दी। बानी की बात सुनकर सांझ उसे देखता है और बानी को रिलैक्स करते हुए बानी के शोल्डर पर हाथ रख कर बोलता है, नहीं, अक्यूटली तुम्हारे बॉस ने मेरी पार्किंग ली है, और जहां तुमने कार खड़ी है, ये मेरी पार्किंग है। वही ये सुनकर बानी ने चैन की सांस ली और फिर सांझ से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, बॉस ने कहा तो मैंने कार पार्क कर दी थी। इसलिए तो मैं खुद तुम्हारे बॉस से मिलकर ये कहना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़े। डोंट वरी, मैं बस पार्किंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, सांझ ने उसे भरोसा दिलाकर कहा। सांझ को अभी न तो ये आइडिया था कि बानी आरव की कार ड्राइवर है और ये कार भी आरव की है, और बानी को अभी वो बनी के लड़के के लुक और ड्राइवर की यूनिफॉर्म में पहचान भी नहीं पाया था। जी, मेरे बॉस इस बिल्डिंग के अंदर गए हैं, मुझे बस इतना मालूम है, और मुझे इस बिल्डिंग के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और बॉस ने मुझे कॉल करने से भी मना किया है, क्योंकि वो इम्पोर्ट मीटिंग में है, बानी ने रीजन बताते हुए कहा। सांझ अपनी आंखों में शेड्स पहन लेता है, जिसे देखकर बानी खुश हो रही थी कि वो ऐसे भी हैंडसम लग रहा था। तुम्हारे बॉस का क्या नाम है, मुझे बताओ, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ। वही ये सुनकर बानी बिल्डिंग को देखती है और फिर सांझ को, मतलब ये भी अमीर है, मेरे खडूस बॉस की तरह, बानी ने अपने मन में एक्साइटेड होते हुए कहा। आरव खुराना, ये ही नाम है खडू, मेरा मतलब था, और मेरे बॉस का नाम आरव खुराना है, बानी ने जल्दी से अपने आप को सही करते हुए कहा। ओह, आरव खुराना, कहते हुए सांझ के चेहरे पर इविल स्माइल थी और वो अब वहां से जाने लगा, और वही बानी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी अचानक से सांझ उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसे पॉइंट करते हुए बोला, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें देखा है। देखा है? हाँ, देखा भी है, और मेरी तारीफ भी करी थी। काश बानी ऐसा कुछ बोल अपने मन की बात पाती, क्योंकि सामने तो उसने जल्दी न मैं सर हिला दिया, और वही सांझ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर चला गया था, और वही बानी सेड होते हुए अपने चेहरे को हाथ से छूते हुए खुद से कहती है, मैं बनी हूँ, और बानी अब मेरी दुश्मन बन गई है, क्योंकि बानी की लाइफ से बनी को कुछ नहीं मिल रहा है, न आरव से आज़ादी और न ही मेरा राजकुमार जो मुझे पसंद है। वही दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के अंदर एक केबिन में आरव एक चेयर पर बड़े एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। तभी पायल उसके सामने और बराबरी में बैठकर इविल स्माइल करते हुए अपने हाथ से टेबल पर पड़ी हुई फाइल को उसकी तरफ करते हुए बोली, सोच लो मिस्टर आरव खुराना, न तुम्हारा नुकसान और न ही मेरा, तुम्हें मेरे सारे शेयर मिलेंगे, और मुझे आई नो तुम्हें मुझसे क्या किसी भी लड़की से कभी प्यार नहीं होगा, और मेरे लिए अच्छा है कि तुम किसी और को कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वैसे भी तुम्हें भी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होती होगी ना, और लोगों में अब तक का बड़ा वहम तुम्हारे बारे में बना हुआ है, वह भी दूर हो जाएगा कि यू आर टू बी कंटिन्यू। वैसे भी तुम्हें भी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होती होगी ना, और लोगों में अब तक का बड़ा वहम तुम्हारे बारे में बना हुआ है, वह भी दूर हो जाएगा कि यू आर गे। ए फ्लैट आगे। तो फिर मिस्टर आरव खुराना, कैसा लगा मेरा प्रपोजल? पायल ने आरव से कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि उसे आरव चाहिए था और वो अच्छे से जानती थी कि आरव कैसा है, लेकिन आरव का आज तक किसी लड़की के साथ कोई लिंक नहीं था और उसे लड़कियों से नफरत है, जिससे लोग में बस ये अफवाह बनी हुई थी कि शायद आरव को लड़की नहीं बस लड़के ही पसंद है, और अब पायल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही है, जिससे आरव इविल स्माइल करते हुए पायल को देखकर बोलता है, आरव खुराना को पहले से ही औरतों की फितरत का पता होता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ और मुझे कुछ पता नहीं होगा? रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वेल मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता हूँ, तो तुम अपना प्रपोजल अपने पास ही रखो और अगली बार से मेरे रास्ते पर आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा दोस्त या दुश्मन लड़का है लड़की। और तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे गिरा सकती हो तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें गिराने में आया न तो ट्रस्ट मी प्रोमिस कभी भी उठ नहीं पाऊंगी, न मेरे सामने और खुद के सामने। आरव को पायल के इरादे के बारे में पहले ही पता था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसे पायल को सबक सिखाना था और उसे बताना था कि आरव खुराना को कभी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही अपने लिए काफ़ी है। दुनिया क्या सोचे क्या कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद क्या सोचता है और क्या कर सकता है इससे दुनिया को ज़रूर फर्क पड़ता था। पायल को सबक सिखाकर आरव बड़े एटीट्यूड के साथ वहां से निकल जाता है और वही पायल अपने दांत भींच रही थी, क्योंकि आरव ने उसे एक बार फिर से रिजेक्ट किया था और उसे इंसल्ट भी किया था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वही आरव केबिन से बाहर आ रहा था कि तभी रास्ते में सांझ उसके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर आरव उसे इग्नोर करके ऐसे जाने लगा जैसे वो सांझ को जनता तक नहीं है, बल्कि दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वैट मिस्टर आरव खुराना, सांझ ने उसे रोकते हुए कहा। आरव उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ पलटकर खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। तभी वो उसे बोला, अगर तुम फिर से मुझे ये कहना चाहते हो कि वो ज़मीन तुम्हारी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी तरह छोटे बच्चे की तरह कंप्लेंट करने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आरव खुराना हूँ, जो उसे चाहिए होता है वो उसे ले लेता था। सही कहा तुमने, तुम्हें तो छीनने की आदत है, चाहे मेरी ज़मीन हो चाहे मेरी पार्किंग। ये मेरा ऑफिस है और जहाँ तुमने अपनी कार खड़ी करी है वो भी मेरी पार्किंग है, तो जल्द से जल्द मेरी आंखों के सामने मेरे ऑफिस और मेरी पार्किंग से निकल जाओ, सांझ ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर आरव इविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है हम दोनों की पसंद एक जैसी है? देखो न, पहले एक ज़मीन और फिर पार्किंग। कहीं तुम मुझे कॉपी तो नहीं करते हो? वॉट नॉनसेंस, सांझ ने चिढ़ते हुए कहा। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम वॉट नॉनसेंस हो, तो नेक्स्ट ने से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ये कहकर आरव वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए देखकर सांझ उसे जाते हुए कहता है, क्यों इस आदमी पर इतना ईगो भी पड़ा हुआ है? कोई तो होगा जो इसके ईगो तो तोड़कर इसे रियलाइज करा सके कि ये गलत है। वही दूसरी तरफ बानी सर झुकाकर आरव के सामने खड़ी हुई थी। आरव उसे गुस्से में घूरकर दांत पीसते हुए कहता है, किसने कहा था तुम्हें उस आदमी को मेरे बारे में बताने के लिए? तुम्हारा काम है सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करना, न कि किसी और की बात सुनकर उसे मेरी इन्फॉर्मेशन देना। बॉस मैं हूं ना? यस बॉस, बानी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। आरव उसे गुस्से में आगे कुछ बोल पाता तभी एकदम से उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा और सर पर भारी हो गया, जिससे आरव अपने आप को संभाल नहीं पाया और आरव बानी के ऊपर लुढ़क गया। और वही 5 फुट की दुबली पतली बानी कहाँ 6 फुट के स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर जैसे आदमी को संभाल पाती, वो भी आरव के साथ नीचे गिरकर दब जाती है, जिससे उसकी कमर पर जोर से दर्द होता है, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। तू ही मेरा रब, तू ही खुदा, तुझे मानू दुनिया क्या बोले मुझे, मैं न ये जानू शुक्र ए तेरा दिती जिंदगी तू सानू, मैं ता बस तुझे जानू रे। तेरी बुकल च चाहिदी ए शान वे माहिया मैनू धूप लगदी, तेरी बुकल च चाहिदी ए शान वे माहिया मैनू धूप लगदी, तेरी बुकल च चाहिदी ए शान वे माहिया मैनू धूप लगदी, वे मैनू धूप लगदी। टू बी कंटिन्यू। ए फ्लैट आगे हॉस्पिटल में बानी, जिसकी कमर पर अभी भी हल्का सा दर्द हो रहा था और वो अपनी कमर को पकड़कर आरव को कोसते हुए जा रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। व्हाट द हेल दिस डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? खडूस, अरे हाँ मैं तो उसी को लेकर यहाँ पर आई थी न, तो ये यहाँ है, पर ये डॉक्टर पर क्यों चिल्ला रहा है? बानी जो आरव के बेहोश होने पर उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी, आरव को होश आ चुका था और अब डॉक्टर पर गुस्से में चिल्ला रहा था, जिससे बानी चुपके से डॉक्टर के केबिन के बाहर अपने कान लगाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। डॉक्टर मिस्टर खुराना, जो सच है मैंने आपसे वही कहा है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आप खुद चेक कर लीजिए। आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है, मेरा मतलब है कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको अचानक चक्कर आने का रीजन भी यही है क्योंकि आपकी शुगर काफ़ी लो है।
वही ये सुनकर बाहर खड़ी बानी की हंसी छूट जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख कर खुद से ही हंसते हुए बोली, खरगोश को शुगर, कड़वी जैसी जुबान और बीमारी मीठी, ये कैसे हो गया? लेकिन जो भी हो, मुझे तो सुनकर मजा आ गया। बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता था कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है, पर देखो तो शुगर ने इसे कमजोर कर दिया। और ये कहकर हंस रही थी क्योंकि ये उसके लिए बड़ी मजेदार बात थी और वही अंदर डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए आरव के लिए ये बात किसी एलर्जी की तरह थी, क्योंकि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कोई बीमारी या फिर शुगर हो सकती है, बल्कि वो खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है और उसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो वो कभी भी नहीं खाता था, उसे वही बीमारी हो गई। आरव डॉक्टर से बात करने के बाद अपनी कार में आकर बैठ जाता है और फिर खुद से चिढ़कर बोला, जब से वो लड़की मुझसे टकराई थी तब से मेरे साथ कुछ अच्छा ऐसे ही सकता है। वही आगे बानी ये बात सुन लेती है और समझ चुकी थी कि आरव उसे ही बोल रहा है, लेकिन अभी उसे उसकी बात से कोई बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसे आरव को इरिटेट और फर्स्टेड देखकर अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद बानी कार आरव के मेंशन के बाहर रोक देती है और जल्दी से आकर आरव के लिए कार दरवाजा खोल देती है और वही आरव का ध्यान बानी पर नहीं था और वैसे भी आरव क्यों एक ड्राइवर पर ध्यान देना, इसलिए कार से बाहर निकल कर जा रहा था कि तभी एकदम से बानी का फोन बजा, जिसकी रिंगटोन एक भोजपुरी म्यूजिक था जो कुछ इस तरह का साउंड कर रहा था, छनकेला गोरी के पायलिया, ए राम ठीक लागे, अरे ई का हो। रउवा तो बोली मत हमरा से त, अरे त मुँह काहे लटकवले बाड़ू? रउवा बात मत करी हमरा से, कवनो मतलब बा हमरा से? वैसे बानी के पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं था, बल्कि कीपैड वाला पुराना फोन था। वही बानी खुश होते हुए फोन को अपने हाथों से उठा पाती, तभी उसका फोन उसके हाथों से गायब होकर नीचे जमीन पर चूर चूर हो गया था। और ये देखकर बानी शॉक में थी, लेकिन तभी कुछ समझ पाती तभी आरव उसके सामने से चला जाता है, क्योंकि आरव का मूड आज बहुत ज्यादा खराब हो गया था और जाते हुए उसने बानी का अनक्लासिकल म्यूजिक सुना, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आया था और उसने बानी के फोन को उसके हाथ से लेकर एक झटके में अपने हाथों से पटक दिया और चला गया। वही आरव को जाते हुए बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि किसी पत्थर को अपने हाथों से वो आरव के सर पर मारकर उसका सर फोड़ दे, लेकिन आसपास इतने सारे हटे कट्टे लंबे कुछ मोटे को गार्ड को देखकर अपने आप को रोक लेती है और फिर जमीन में पड़े हुए फोन के टुकड़े को उठाकर खुद से कहती है, मेरे फोन से पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी जो बेचारे को जान से ही मार दिया। पता नहीं इसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है। दूसरी तरफ आरव अपने रूम में फोन पर अपने असिस्टेंट को गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, 1 महीना से ज्यादा टाइम हो चुका है और तुम अभी तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए। लिसन, मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे जिंदा लेकर आओ या मुर्दा। और ये कहकर आरव कॉल कट कर देता है और फिर गुस्से में अपना फोन भी पटक कर तोड़ देता है और रूम की लाइट ऑफ करके बेड पे गिर जाता है। वही दूसरी तरफ बानी थक कर अपार्टमेंट पहुंची थी कि वो एकदम से कबीर और निधि उसके सामने आ गए, जिन्हें देखकर बानी उदास होकर साइड से निकलकर सोफे पे बैठ जाती है और अपने सर से टोपी और फिर छोटे बाल वाली बिग को निकाल कर देती है, जिससे उसके अंदर छिपे हुए खुले हुए बाल एकदम से उसके कमर पर आ जाते हैं, जिन्हें बानी अपने बालों को नोच कर गुस्से में कहती है, आरव खुराना, मन कर रहा है पहले उसे मार दूं और फिर खुद मर जाऊं। वही अब तक बानी को देखकर निधि और कबीर जो चुप थे बानी के चिल्लाने पर एक दूसरे को देखने लगे। तभी निधि बानी के पास बैठकर बोली, क्या हुआ बानी, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? वही बानी निधि को देखती है तो जोर जोर छोटे से की तरह रोने लगती है और रोते हुए निधि से कहती है, मैं पागल हो गई हूँ और अगर नहीं हुई तो वो आरव खुराना मुझे पागल कर देगा। तुझे पता है उसने मेरा फोन तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया फ़ोन ले सकूं, और उसकी हालत भी ऐसी करी है कि वो ठीक भी नहीं हो सकता है। मेरा फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। ये कह बानी ऐसे छोटे बच्चे की तरह रो रही थी जैसे उससे उसकी कोई फेवरेट टॉफ़ी छीन ली। वही निधि बानी को संभालने की कोशिश कर रही थी तो वही कबीर को बानी की हालत और उसे रोते हुए देखकर हंसी आ रही थी। वो कहते हैं न जायदा हंसना भी कभी कभी बुरी बात हो जाती है, जिसका पता कबीर को चलता है जब वो हंसते हुए बानी के सामने आकर बैठ और हंसने लगा और तभी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ा।
जिससे कबीर अपने गाल पर एक हाथ रखकर हैरानी से बानी को देखने लगा, क्योंकि बानी उसे घूर कर देख रही थी और अभी बानी ने ही उसे मारा था और वो कुछ बोल पाता तभी बानी कबीर के दोनों कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए रोते हुए गुस्से में कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना मुझे उस आरव खुराना के लिए काम नहीं करना है, लेकिन तुमने मुझे कहा कि मेरे लिए ये ही अच्छा है। बोलो क्या अच्छा है? वो मुझे ढूंढकर रोज मुझे मारने के लिए अपने आदमियों को बोल रहा है। मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे बैठकर मुझे बुरा भला बोलता है, मेरी बेइज्जती करता है। पता है मैं कितनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? ये मुझे ही पता है। कहते हुए बानी ने कबीर का कॉलर छोड़ दिया था और सोफे पर बैठकर फिर से रोते हुए कहती है, और आज तो उसने बिना मेरी कोई गलती करे मेरा फोन तोड़ दिया। मेरा फोन। बानी फिर से फोन का शौक बनाकर रोने लगती है। तभी कबीर एक चैन की सांस लेता है, जो बानी की हरकत से अभी थोड़ा शॉक में था। वो बानी के पास आकर उसके बगल में बैठकर उसे कहता है, तुम्हें बस फोन चाहिए न, ऐसे बोलो ना। और ये कहकर टेबल पर रखा हुआ गिफ्ट्स बैग में रख एक बॉक्स निकलता है और बानी को देते हुए कहता है, मैं ये वैसे आशी के लिए लाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये अपनी दोस्त को देना चाहिए। वही ये सुनकर निधि कबीर को हैरानी से देखने लगी और वही बानी जल्दी से बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें एक आईफोन होता है। आईफोन से बानी को क्या लेना देना, लेकिन वो फोन देखकर खुश हो जाती है और एकदम से कबीर को हग कर लेती है, जिससे कबीर को बहुत अजीब लगता है। लेकिन तभी बानी उससे दूर होकर निधि को फोन दिखाने लगी और काफी खुश हो गई। वही निधि भी बानी के लिए खुश हो रही थी और वही कबीर बानी को देखकर स्माइल करने लगा। निधि बानी को फोन के फंक्शन और उसे चलना सिखा रही थी और वही बानी भी अच्छे से सीख रही थी। तभी कबीर उन दोनों के पास अपने हाथ में ट्रे लेकर आता है, जिसमें 3 बड़े बड़े बाउल के अंदर मैगी थी। तभी बानी और निधि दोनों अपने लिए एक एक बाउल को लेकर मैगी खाने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी कबीर ने बानी से कहा, बानी मेरे पास आरव से बचने के लिए एक प्लान है, जिसके लिए आज मैं तुमसे मिलने आया था। वही ये सुनकर बानी के साथ निधि कबीर को देखने लगी। टू बी कंटिन्यू। वही ये सुनकर बानी के साथ निधि कबीर को देखने लगी। ए फ्लैट आगे, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा, जो तुम मुझे जीते जी मरने के लिए बोल रहे हो? बानी ने कबीर से गुस्से में कहा। तभी कबीर गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो बानी, अगर तुम चाहती हो कि आरव खुराना अब तुम्हें ढूंढना बंद कर दे तो तूने मरने का नाटक करना होगा, ताकि आरव की नज़र तुम जिंदा न हो और इससे तुम आराम से खुद भी रह सकती हो। सोचो, अगर गलती से आरव को तुम मिल गई और उसे ये भी पता चल गया कि तुमने उसे चीट भी किया है, उसे धोखा दिया है, तुम लड़का नहीं लड़की हो, फिर क्या करूंगी? आरव तुम्हें जान से मार देगा। तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो, उसके लिए किसी की जान लेना के लिए बड़ी बात नहीं है, और किसी की जान को बचाना या फिर बख्श देना, ऐसा उसने कभी भी नहीं किया है। वही अब कबीर बानी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान सोच रहा था कि अगर वो आरव के सामने बानी को मरा हुआ साबित कर दे तो आरव का बानी से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अभी बानी को कुछ समझ में नहीं आ रही था कि वो क्या करे। नाटक करना गलत नहीं था, लेकिन वो ये नहीं करना चाहती थी, पता नहीं, पर उसके दिल नहीं मान रहा था। इसलिए अब बिना कबीर को कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है, जिसे ऐसी देखकर निधि कबीर को देखकर कहती है, कबीर बानी नहीं मानेगी, वो ऐसी नहीं है। निधि मुझे पता है, इतना तो मैं बानी को जान चुका हूँ। और ये कहकर जाने ही लगा था कि तभी निधि कुछ नहीं कर कबीर को रोकते हुए बोली, एक बात कहूँ, तुम बानी के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, बस तुम बानी की परवाह हद से ज्यादा कर रहे हो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। निधि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो देख पा रही थी कि कबीर कुछ ज्यादा ही बानी की मदद कर रहा है। निधि अच्छे से जानती थी कि वो सिर्फ आशी को प्यार करता है और कभी भी आशी को चीट नहीं कर सकता है, लेकिन आशी कबीर को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, ये बात निधि जानती थी, इसलिए बस कबीर को रोक रही थी। निधि की बात सुन ली कबीर मुस्कुराकर निधि को देखकर बोलता है, हाँ बानी मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। निधि, बानी मुझे अपनी सी लगती है, तुम्हें पता है ना, मेरी फैमिली में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ और इसी वजह से बानी मुझे अपनी लगती है।
सच कहूँ तो बानी में मुझ में अपनी छोटी बहन नजर आती है। वही ये सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह आरव गुस्से में अपनी कार के सामने अपनी वॉच को देख रहा था क्योंकि उसका कार ड्राइवर बनी आज लेट हो गया था, जिससे आरव गुस्से में था। और तभी वो दूसरे कार ड्राइवर को बोल ही रहा था कि तभी बानी भागकर जल्दी से आरव के सामने आकर हौंफती हुई सांसों के साथ बनी बनकर बोली, सॉरी बॉस, थोड़ी सी लेट हो गया। और ये कहकर बानी आरव के लिए कार का दरवाजा खुल देती है, जिससे आरव गुस्से घूरकर बानी को देखकर कार में बैठ जाता है। वही बानी जल्दी से अपनी ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और एक नज़र फ्रंट मिरर में आरव को देखती है, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसे देखकर बानी रिलैक्स होकर अपने मन में बोली, अच्छा हुआ खडूस अब शांत बैठा हुआ है, पर पता नहीं कब तक ऐसे शांत रहने वाला है। उसने ये कहा था कि तभी आरव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर आरव की आंखें गुस्से से लाल और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। टू बी कंटिन्यू। उसने ये कहा था कि तभी आरव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर आरव की आंखें गुस्से से लाल और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब आगे स्टॉप ईट कार। आरव ने गुस्से से बानी को कार रोकने को कहा, जिससे एकदम से बानी ने कार रोक दी और फिर पीछे मुड़कर आरव को देखने लगी, जो इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहा था। और ये देखकर बानी मन में घबराहट के साथ बोली, है शिव जी, पता नहीं अब क्या करेगा, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहकर बानी आगे की तरफ देखने लगी और आंखें बंद करके चुपचाप कार की स्टीयरिंग पर हाथ पकड़कर बैठ गई थी। और वही उसके पीछे आरव फ़ोन को देखकर बोलता है, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो आरव खुराना से बच गई। और ये कहकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। और वही आरव की बात सुनकर और फ्रंट मिरर में उसकी एविल स्माइल देखकर बानी चिढ़ते हुए मन में बोलती है, इतना ज़्यादा खुश हो रहा है मेरी मौत की खबर जानकर, कम से कम थोड़ा सा दुख दिखा देता। लेकिन इसे देखो खडूस को कैसे खुश हो रहा है, जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। जल्लाद कहीं का, इसे तो नर्क में भी जगह न मिले। छोटा सा फ्लैशबैक। कुछ देर पहले बानी ने वही दुल्हन वाली ड्रेस पहनी हुई थी और अभी अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर निधि और कबीर उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी निधि उसके हाथ से लिपस्टिक लेते हुए साइड में रख कर कहती है, बानी तेरी डेट वाली फ़ोटो क्लिक करनी है तो इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुझे ये नहीं कहने वाला। वाह सो ब्यूटीफुल, समझी, बस सेट कमेंट ही आएंगे, तो अब चुपचाप चल। बानी उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहती है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुझे अच्छे से पता है आजकल बहुत मुश्किल से मैं बानी बन पा रही हूँ, वरना सुबह से लेकर शाम तक मुझे उस ड्राइवर यूनिफॉर्म पहनकर बनी बनकर रहना पड़ता है। और अभी मैं बानी के लिए तैयार हो रही हूँ और तुझे अच्छे से पता है मुझे मेकअप करना बेहद पसंद है। मैं तेरी तरह नहीं रहती हूँ जो सिर्फ अपने पर लिप बाम के अलावा अपने चेहरे पर कुछ न लगाती हो। वैसे भी मेरी डेट फोटो कितने सारे लोग देखेंगे और वो खडूस आरव भी तो देखेगा, उसे भी तो पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत लड़की से बदला लेने की सोच रहा था। देखना मेरी खूबसूरत फोटो को देखकर उसे बड़ा दुख होगा। हाँ नहीं तो, कहते हुए बानी रोने का ड्रामा कर रही थी कि तभी निधि उसे कुछ बोल पाती। तभी कबीर उन दोनों के बीच में आकर कहता है, प्लीज अब तुम दोनों का हो गया हो तो चले। वही अब बानी एक सड़क किनारे पर लेटी हुई थी और उसके सर पर भी बह रहा था। और वही कबीर उसे देखकर बोलता है, बानी अपना आंखें बंद रखो, तुम मर चुकी हो। वही ये सुनकर बानी अपनी आंखें बंद कर देती है और वही कबीर अपने कमरे से बानी की फोटो खींच लेता है। दरअसल बानी कबीर की बात मान गई थी और अभी अपनी मौत का नाटक के लिए एक फेक डेथ फोटो खींच रही थी। फ्लैशबैक एंड आरव के फ़ोन पर बानी की वही फ़ोटो थी जिस देखकर आरव को भी विश्वास हो गया कि बानी मर चुकी है। तभी आरव के फ़ोन पर उसके असिस्टेंट माधव का फ़ोन आता है, जो उसे कहता है, बॉस आपने फ़ोटो देखी, शी इज़ नो मोर। वैसे उस लड़की का नाम पता नहीं चला, बस किसी ने हमारे न्यूज़पेपर पर ये न्यूज़ डाल दी कि इस लड़की का किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद उस लड़की की किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। खैर छोड़ो, अब मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर कॉल कट कर देता है। वही बानी कब से आरव की बात सुन रही थी। पहले तो गुस्सा हो रही थी, लेकिन आरव की बात सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि आरव से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट गया था।
कुछ देर बाद बानी आरव को लेकर उसकी कंपनी में लेकर आ जाती है, जहां आरव अपनी कंपनी में चला जाता है। वही बानी आरव को जाते हुए देखकर मुस्करा रही थी कि तभी उसकी नज़र निधि पर पड़ी, जो फ़ोन देखकर ही उसी कंपनी में जा रही थी, क्योंकि निधि आरव की कंपनी में जॉब करती थी। तभी बानी निधि को देखकर कार से बाहर निकलकर निधि के पास आती है और एकदम से उसे हग कर लेती है। पहले तो किसी को लड़के को अपने आप को अचानक से देखकर निधि को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब देखती है कि ये बानी है तो वो खुद भी उसे हग कर लेती है, और वो भी कसकर। वही बानी खुशी से उसे हग करते हुए बोली, खड़ूस से बानी का पीछा छूट गया है, उसे अब विश्वास हो गया है कि बानी मर चुकी है। वही ये सुनकर निधि भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए खड़े थे, लेकिन वहां पर कोई एक था जिसे इन दोनों का हग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो इंसान आरव का। टू बी कंटिन्यू। वही बानी खुशी से उसे हग करते हुए बोली, खड़ूस से बानी का पीछा छूट गया है, उसे अब विश्वास हो गया है कि बानी मर चुकी है। वही ये सुनकर निधि भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए खड़े थे, लेकिन वहां पर कोई एक था जिसे इन दोनों का हग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो इंसान आरव का। ए फ्लैट आगे। वही ये सुनकर निधि भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए खड़े थे, लेकिन वहां पर कोई एक था जिसे इन दोनों का हग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो इंसान आरव का दोस्त और बिजनेस पार्टनर वीर सिंघानिया था, जो गुस्से से निधि और बानी को वही खड़ा देख रहा था। उसे तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि निधि के साथ एक लड़का है। वीर खासकर निधि को देख रहा, जो लिपट कर बानी को हग कर रही थी, जिसे निधि का ऐसा किसी और को हग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वही निधि बानी से दूर होकर खुश होते हुए कहती है, देखा कबीर का प्लान कामयाब हो गया। चल अब तुझे आरव खुराना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम, बात तो तू सही बोल रही है, लेकिन पता नहीं मुझे डर लग रहा है। अगर उस खड़ूस को पता चल गया न तो मुझे सच में न मार दे। निधि, क्या मैंने सही किया? वही अब कहते हुए बानी थोड़ी सी डर रही थी। बानी, तू कभी भी गलत नहीं है और नहीं कर सकती है। और रही बात उस डेथ फोटो की, तूने बस आरव खुराना से बचने के लिए किया है। देख, अब फालतू बातें मत सोच। कबीर ने कहा है कि तुझे कुछ महीने बस आरव खुराना की ड्राइवर को जॉब करनी पड़ेगी। बाद में कबीर तेरे बदले किसी और को भेज देगा, और उसके बाद तुझे जो करना है तू कर सकती है। मैं इस शहर से काफ़ी दूर चली जाऊंगी, ताकि वहां पर मैं कोई अच्छी सी जॉब करके अपने लिए बहुत सारे पैसे कमा सकूं, और बहुत से पैसे मैं अमीर बन जाऊंगी। बस अब मेरा जल्दी से ये सपना पूरा हो जाए, बानी ने कहा। जिसे सुनकर निधि हंसते हुए बोली, पागल, अच्छा अब मुझे जाना चाहिए। तुझे तो तेरे बॉस से छुट्टी मिल गई, लेकिन मुझे उस बदतमीज बॉस से पता नहीं कब मिलेगी। पता नहीं क्यों मुझसे बात बात पर चिपकने आ जाता है। मैं जाती हूँ, और ये कहकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चली जाती है। वही बानी उसे जाते हुए देखकर अब कार में बैठकर कार को पार्किंग एरिया में खड़ी कर देती है और फ़ोन को ऑन करके अपनी वही डेथ फोटो देखने लगी, जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। अगर थोड़ा और मेकअप कर लेती तो मैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती। नियति ने मुझे अच्छे से मेकअप करने नहीं दिया। चलो अब देखती हूँ मुझे क्या क्या कमेंट आए हैं। रेस्ट इन पीस। बेचारी के साथ बुरा हुआ। अभी क्या ही उम्र थी बच्ची की, बस इसकी आत्मा को शांति मिले। सो सैड। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतने सैड और बोरिंग कमेंट पढ़कर मुझे खुद की मौत के लिए बुरा लग रहा है। बानी ने आधे से हिंदी वाले कमेंट पढ़कर कहा, हल्की इंग्लिश वाले कमेंट उसने देखे तक नहीं, क्योंकि उसे कहाँ इंग्लिश समझ में आती थी। बानी फ़ोन अपने पॉकेट में डालकर अपना सर पीछे सीट पर बैठकर लीन हो जाती है और आंखें बंद करके खुद से ही बोली, आरव खुराना तो आज खुश हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई होगा जिसे मेरी मौत के बारे में जानकर सच में दिल से बुरा फील कर रहा होगा, जिसे मेरे न होने से कोई फर्क पड़ता होगा। बानी, तेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई भी नहीं है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ सांझ की आंखें नम हो चुकी थी, दिल टूट रहा था, हाथ में फ़ोन था जिससे बानी की फ़ोटो थी और वही डेथ वाली। सोचा नहीं था तुम ऐसे मुझसे दूर चली जाऊंगी, पता नहीं तुम कौन थी, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा था न मैं अपना मान चुका था, लेकिन लगता है तुम्हें मुझे अपना बनाना का कोई शौक नहीं था। कम से कम कुछ कहने का मौका तक तो दे देती, ऐसे अनजान बनकर चली गई।
पता नहीं अब ये दिल किसी और को अपना बनाने के ख्वाहिश करेगा या नहीं, लेकिन इस दिल में तुम ही बस गई हो। वहीं दूसरी तरफ खुराना कंपनी में निधि एक फाइल को लेकर एक केबिन के बाहर खड़ी हुई थी और गहरी सांस लेकर केबिन में नोक करते हुए अंदर चली जाती है। सर आपकी फाइल, कहकर जाने लगती है कि तभी एकदम से वो वॉल से सटक कर खड़ी हो जाती है और हैरानी से देखने लगी। अभी उसके सामने वीर खड़ा हुआ था जिसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से सटक कर लगाया हुआ था और उसे गुस्से में घूर रहा था। कौन था वो? सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, निधि ने वीर से कहा जिसने उसके हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा वो कौन था जिसकी बाहों में तुम बड़ी खुश हो रही थी? बोलो, मुझे मेरा जवाब चाहिए, वीर ने अपने दांत पीसते हुए बोला। वीर की बात सुनकर निधि हैरान और घबरा गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने मन में बोलती है, लगता है इस आदमी को कोई गलतफहमी हो गई है। खैर अच्छा ही है, इसे जो लग रहा है वैसा ही रहने देती हूँ, ताकि ये चिपकू बॉस मेरा पीछा छोड़ दे। ये कंपनी आरव और वीर की थी और निधि भी यहाँ की एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी। आरव का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। क्योंकि उसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद था, वो अल्कोहलिक पर्सन्स और रूड बिहेवियर और गुस्सैल इंसान था जिसे अपने पास ज़्यादा भीड़ और लोग पसंद नहीं था। आरव लोनलीनेस में अलोन रहना पसंद था। आरव को लाइफ उसकी तरह बेरंग थी। वही तभी सभी ऑफिस का स्टाफ और एम्प्लॉय वीर खुद हैंडल करता था। वीर आरव से अलग था। वीर वैसे ज़्यादातर सभी स्टाफ और एम्प्लॉय के साथ रहता था, खासकर निधि के, क्योंकि निधि के लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह थी जिसे वो निधि के सामने जाहिर तो नहीं कर पाता था, लेकिन ज़्यादातर निधि के आसपास ही रहता था और निधि के करीब आने की कोशिश करता था, जिससे निधि वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वीर एक प्लेबॉय है जो उसे फंसाना चाहता है। निधि जितना हो सके वीर से दूर रहने की कोशिश करती थी और अब तो उसे इतना अच्छा मौका मिल गया था और वो जल्दी से वीर से कहती है, सर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे से, हम जल्द ही शादी करने वाले। वही ये सुनकर वीर गुस्से में कहता है, पर तुमने तो पहले कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और हाँ जिसे तुम प्यार करती थी वो तो आगे कुछ बोल पाता। तभी निधि मुश्किल से उसे अपने आप से दूर करके गुस्से में बोलती है, मैंने उस समय आपको जो कुछ बताया था वो बस अपनी एक फीलिंग शेयर करी थी, लेकिन आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए आप मेरे बॉस हैं और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वही है जिसे मैं प्यार करती हूँ और वो आज मेरी लाइफ में लौट आया है जिसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे उससे प्यार है, समझे आप? और ये कहकर गुस्से में चली जाती है, जिसके जाने के बाद गुस्से में वीर अपनी मुट्ठी को कसकर दीवार पर जोर से मारता है। ऐसे ही अब कई दिन बीत चुके थे। रात के समय बानी अच्छे से कार ड्राइव कर रही थी और वही आरव लैपटॉप में लगा हुआ था, जिससे बानी को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ वो हमेशा की बात आरव को फ्रंट मिरर से जरूर देखती थी, जो कि उसकी अब एक आदत बन गई थी। ड्राइव करते हुए उसकी नज़र आरव पर जाती है जिसकी चेहरे के भाव बिगड़े हुए रहते थे, और अभी ड्राइव करते हुए बानी जैसे ही चुपके से फ्रंट मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है और एकदम से कार रोककर पीछे मुड़कर आरव को देखकर घबरा कर कहती है, क्या हुआ बॉस? टू बी कंटिन्यू स्टोरी को आगे सन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दिस स्टोरी।